नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कानूनी झूठ बताऊंगा या कानूनी गलतफहमी बताऊंगा जिसको लेकर के आम तौर से हर एक व्यक्ति गलतफहमी का शिकार रहता है। तो 10 पॉइंट्स अगर आपने सुन लिए तो आपका नॉलेज एनहांस तो होगा ही होगा, बल्कि आप ऐसे झूठ के चक्कर में पड़कर आपको बेवजह फीस भी कोर्ट में नहीं देना पड़ेगा। तो आप एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको 10 कानूनी झूठ आपको ठीक से मालूम चल सके। तो सबसे पहला है, मुझे कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे। अब देखिए, जब कभी भी कोई कोर्ट केस शुरू हो जाता है तो सबके दिमाग में लगता है कि भाई मुझे हो सकता है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, अपने एविडेंसेस कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, आप जब कभी भी आप कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे तो उसके खो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोर्ट ये कहती है, सीपीसी के मुताबिक ये बात है कि आप एफिडेविट्स, जो भी आप फोटो कॉपी दे रहे हैं उसको एफिडेविट से सपोर्ट कर सकते हैं, और कोई ऑर्डर कॉपी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें सर्टिफाइड कॉपीज लगा करके आप उसको कोर्ट में जमा करा सकते हैं और उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ही। तो कोई भी अगर आपको समझाए कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा कराने पड़ेंगे तो ये बिल्कुल झूठ है, इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो दूसरा झूठ मैं कह सकता हूं, कानूनी झूठ, वो मैं ये कह सकता हूं कि मैं कोर्ट में केस कभी भी फाइल कर सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है या आपके मन में ये सोच है कि मैं कभी भी सिविल केस की मैं बात कर रहा हूं कि मैं कोर्ट में केस कभी भी फाइल कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि द सिविल केसेस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। मतलब ये है कि जो लिमिटेशन एक्ट हमारे देश में है, हमारे देश में लिमिटेशन एक्ट 1963 में बना था और उसमें यह समझाया गया था, बताया गया था कि किसी भी केस को हम कितने टाइम तक फाइल कर सकते हैं। अगर कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आपका क्या लिमिटेशन है उस केस को कोर्ट में फाइल करने के लिए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप तुरंत कभी भी जब चाहें आप केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि चेक बाउंस के केस में जब चेक बाउंस हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर आपको नोटिस सर्व करा देना होता है, नोटिस भेज करके सामने वाले को सर्व करा देना होता है और इस डिसीजन पे पहुंच जाना होता है कि वो पैसे देंगे या नहीं देंगे। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो नेक्स्ट 15 डेज के और 15 डेज के बाद आपको कोर्ट में केस फाइल कर देना होता है, यानी 45 दिन के अंदर आपका केस कोर्ट में फाइल हो जाना चाहिए। तो ये लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। उम्मीद है कि आप इस झूठ को भी, इस कानूनी गलतफहमी को भी समझ गए होंगे। तीसरा जो झूठ या कानूनी गलतफहमी मैं कह सकता हूं कि मैं अपना पैतृक संपत्ति कभी भी गिफ्ट कर सकता हूं। देखिए, पैतृक यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आप कभी भी गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में कहा गया है कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिला हुआ है और उसमें उस फैमिली में अगर आप केवल सोल सर्वाइवर मेंबर नहीं हैं और भी लोग सर्वाइविंग मेंबर हैं उस फैमिली के अंदर, तो उनके एनओसी के बगैर आप अपने प्रॉपर्टी को, जो आपके हिस्से का हो सकता है, आप गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से केवल आप ही सोल सर्वाइविंग मेंबर है तो आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किसी को भी चाहें आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। जो चौथा मैं झूठ, कानूनी झूठ या गलतफहमी कह सकता हूं, वो है कि अथॉरिटी लेटर से सब काम हो जाएगा। देखिए, ये सही है कि आपके मैटर को हैंडल करने के लिए आप अथॉरिटी लेटर दे देते हैं और आपके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति लीगल काम को या छोटे मोटे चीज़ों को हैंडल कर लेता है। बट ये रूटीन टास्क में पॉसिबल है। रूटीन टास्क को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी लेटर से हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स डील्स अगर हो, कोई बड़ी बात हो, कोई बड़ी चीज़ हो जो कोर्ट या कानून से संबंधित हो, तो भाई साहब अथॉरिटी लेटर से काम नहीं चलेगा। और आप बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके अथॉरिटी लेटर का बेजा इस्तेमाल हो, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो और आपको पता भी ना चले।
जो पांचवा कानूनी झूठ या मैं बोल सकता हूं कि पांचवा कानूनी गलतफहमी मैं बोल सकता हूं, वो ये है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया कोई मैटर तो दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। बट क्या ये सच है कि आउट ऑफ कोर्ट अगर आपने कुछ सेटल कर लिया है तो दूसरी पार्टी कुछ नहीं कर सकती? तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने आउट ऑफ कोर्ट भी कोई चीज सेटल कर लिया है लेकिन उस सेटलमेंट में किसी भी तरीके का फ्रॉड है या दूसरी पार्टी के लिए कोई कोर्सियन एक्शन आपने लिया हुआ है, तो दूसरी पार्टी के पास में ये पूरा राइट है कि वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जा करके ना केवल आपके इस सेटलमेंट डीड को चैलेंज कर सकते हैं बल्कि उनको पूरा रिलीफ भी मिल सकता है। जो छठा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। एक गलतफहमी, कानूनी गलतफहमी रहती है और लोग बताते भी हैं कि गारंटर को लोन पे नहीं करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि आम तौर से जब कभी भी कोई लोन लेने के लिए जाता है तो लोन लेके जाने वाले के से कहा जाता है कि आपको 1 या 2 गारंटर भी देने होंगे, और तब बैंक वाले भी और जो बोरोवर है जो लोन ले रहा है वो भी ये समझा देता है कि आप केवल गारंटी दे रहे हो, आपकी वजह से मुझे केवल लोन मिल रहा है, अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं या लोन पे नहीं करता हूं तो आपको कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है भाई साहब। यानी कि अगर आप किसी लोन के मामले में अगर आप गारंटर बन जाते हैं तो आपको भी उस लोन को पे करना पड़ सकता है अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर दे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक आदेशों में बताया है कि गारंटर को लोन पे करना पड़ेगा। अगर बोरोवर किसी भी तरीके से डिफॉल्ट करता है तो गारंटर पूरी तरह से उस लोन को रीपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो सातवां एक तरीके से गलतफहमी, कानूनी गलतफहमी या झूठ बोलूं, वो ये है कि मेरे लीगल हेयर को मेरे शेयर मिल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कंपनीज के जो शेयर होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के शेयर आप कह लीजिए, जो शेयर्स होते हैं वो शेयर मेरे लीगल हेयर को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ये भी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट में होते हैं। डीमैट अकाउंट के जो पैसे हैं अगर आप नहीं हैं तो वो सीधे सीधे नॉमिनी को जाएगा। उस अकाउंट में आपने जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा, किसी को भी जिसको नॉमिनी बना दिया होगा उसको मिलेगा, ना कि आपके लीगल हेयर को मिलेगा। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो आठवीं गलतफहमी बताऊंगा ये तो सबके साथ लगभग जुड़ा हुआ है, और अगर आप कोई सेकंड जो गलतफहमी या कानूनी झूठ में कहूं कि सेकंड हैंड व्हीकल खरीदा तो इंश्योरेंस मेरे नाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेकंड हैंड कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली आपके नाम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि जब आपने इंश्योरेंस को अपने नाम नहीं कराया है और आप सोचते हैं कि ये जो कार है या जो बाइक है वो पहले से इंश्योर्ड है, तो जब कभी भी इसको डैमेज होगा, यानी जब कभी भी आपके कार में या मोटर बाइक में कोई डैमेजेज हो जाए और आप उसको चाहेंगे क्लेम करने के लिए, तो क्लेम हमेशा उसको मिलता है जो इंश्योरेंस का ऑनर हो, और जो ऑनर था उसने कार या मोटर बाइक आपको बेच दिया। आप अगर उस इंश्योरेंस के ऑनर नहीं हो तो आपको किसी भी तरीके से इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जब कभी भी आप सेकेंड हैंड कोई भी व्हीकल खरीदें तो साथ ही साथ इंश्योरेंस को भी अपने नाम पर जरूर करवा लें। जो 9th लीगल गलतफहमी या झूठ कहा जाए वो ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट के लिए मुझे लॉयर लेना पड़ेगा। जो भी कंज्यूमर हम कंज्यूमर हैं, अगर हमने कोई भी सामान परचेज किया दुकान में जाकर के या किसी से भी अगर हमने सामान परचेज किया है तो इसमें हमारे पास बिल्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो हम कंज्यूमर होते हैं, हमने उस सामान को कंज्यूम किया है। तो कंज्यूमर को कभी भी अपने केस को फाइट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट जाना होता है, और कंज्यूमर कोर्ट में कभी भी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बल्कि जितने भी क्वेसी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, चाहे वो बिजली विभाग में भी क्वेसी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, कई मामलों को सुनने के लिए क्वेसी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, और इन जुडिशियल बॉडीज, क्वेसी जुडिशियल बॉडीज में आप सीधे सीधे बिना किसी लॉयर के भी जाकर केस को आर्ग्यू कर सकते हैं और उस केस को खुद भी जीत भी सकते हैं।
जो आखिरी में कानूनी झूठ या गलतफहमी बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि ऑनलाइन विल भी लीगल होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा विल जो कि ऑनलाइन बना लूं, मेल पे रख लूं और मेल पे मेरे विल अगर रखा हुआ है या मैंने विल बनाया ऑनलाइन, मैं जो चाह रहा हूं वो विल बनाया, किसी को अपने जो लीगल हेयर्स हैं उनको मैंने मेल कर दिया, तो ये विल लीगल होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे विल लीगल नहीं होते हैं। इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज ऑनलाइन विल्स, इट मस्ट बी साइंड एंड अटेस्टेड। तो इसलिए कभी भी जब कभी भी आप विल की बात कर रहे हैं तो केवल विल बना लेने से काम नहीं होगा, उस पर आपका साइन भी चाहिए और वो अटेस्ट भी होना चाहिए प्रॉपर, तभी उस विल की वैल्यू होती है। अटेस्ट का मतलब प्रॉपरली नोटरी कमिश्नर के पास नोटराइज होना चाहिए, तभी वो विल माना जाएगा कि सही विल है और उसका लाभ आपके किसी भी जो लीगल हेयर्स जिनके नाम से विल बनाया होगा उनको लाभ मिल सकेगा। उम्मीद है कि आप हमारे ये 10 जो हमने कानूनी झूठ या कानूनी गलतफहमी आपको जो बताई है उससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लीगल सब्जेक्ट्स पे अपडेट लेने के लिए हमारे इस चैनल लीड इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी आप लेटेस्ट सब्जेक्ट पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन चाहें तो चैनल को देख सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।